हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जो भी यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स हैं, जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके सीयूईटी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम उससे रिलेटेड सारा यूनिट्स कंप्लीट करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 1 से। और यूनिट 1 में हम स्पेशली जितने भी मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन है पेपर 2 के, मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म के पेपर 2 के जो भी मॉडल्स हैं, कम्युनिकेशन थियोरीज हैं, हम उनको डिटेल में समझेंगे। ठीक है। आपका 2026 का अगर लक्ष्य है क्रैक करना, तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट यू कि अभी जो एग्जाम का पैटर्न है ना, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और डिफरेंट हो गया है। कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आने लगे हैं। इट्स नॉट कि आपने डेफिनेशन याद करी, आपने कुछ ईयर्स याद करे और आंसर्स आप दे देंगे, नहीं। इट इज समथिंग रिलेटेड टू कंसेप्ट बेस्ड। तो जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे इस सब्जेक्ट को लेकर के, तब तक आप यूल फेस मेनी प्रॉब्लम। तो इसलिए हमको ये डिटेल और डेप्थ में पढ़ना है। तो अगर वाकई में आप चाहते हो कि जेआरएफ आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए, आप जेआरएफ पा सके, तो उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। यू कांट जस्ट गो फॉर द पी वाई क्यू क्वेश्चन। आप एमसीक्यू लगा करके ये एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, एंड दैट्स अ बेसिक ट्रूथ। आपको बहुत स्ट्रेटेजिकली और अच्छी तरीके से डिसिप्लिन होकर के पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो अभी जो जून एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं हम, उसके लिए मैंने एक रिवीजन वीडियोस मैं लाऊंगी, रिवीजन क्लासेस मैं आपके लिए लाऊंगी। तो आज हम यूनिट 1 की रिवीजन करेंगे, लेकिन डिटेल में करेंगे। इट डजेंट मैटर कि कितने आवर्स की करनी है, लेकिन आई प्रॉमिस यू, अगर आप ये रिवीजन क्लासेस भी करते हैं तो एटलीस्ट आप अपना नेट एग्जाम क्लियर कर सकते हैं इजीली। और हो सकता है आप जेआरएफ भी क्लियर कर जाएं अगर आपने पहले से अच्छे से पढ़ाई करी है। बट जितना भी हम करेंगे, हम पीवाईक्यू भी करेंगे और हम एमसीक्यू भी करेंगे, और साथ में डिटेल में कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे दैट विल बी यूनिट 1। ठीक है। यूनिट 1 में आपका क्या क्या है, सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए कि क्या क्या है आपके यूनिट 1 के सिलेबस, अगर आप देखते हैं। ठीक है। तो यूनिट 1 में आपका है, एक तो है आपका, ये मैंने सिलेबस आपके लिए खोल दिया है। तो सबसे पहले आपका आता है यूनिट 1 में इंट्रोडक्शन टू। अब ये बहुत ही शॉर्ट नटशेल में दिया हुआ है आपका सिलेबस, लेकिन इसी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत सारा डिटेल वर्क है। तो अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन टू जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की, तो इसमें ऑफ कोर्स हमें कॉन्सेप्ट्स वगैरह समझने हैं। हिस्ट्री ऑफ प्रिंट मीडिया है, आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और अभी के टाइम पे न्यू मीडिया, डिजिटल मीडिया, उसके बारे में हम समझेंगे। ठीक है। मीडिया लिटरेसी, एक बहुत विजुअल कल्चर, मीडिया लिटरेसी, ये बिल्कुल नए बूमिंग टॉपिक्स हैं, जो कि देखो इसमें बिल्कुल डिटेल में नहीं दिया है कि क्या क्या एग्जैक्ट टॉपिक वाइज, बट आपको ये समझना होगा कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो मैं आपको करवाने वाली हूं आज के यूनिट में, वो है ये डी वाला पोर्शन। दैट इज, ये हम कंप्लीट करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे। ठीक है। तो इसमें जितने भी मॉडल्स है, थियरीज ऑफ मास कम्युनिकेशन है, बहुत सारी हैं, ऑफ कोर्स नॉर्मेटिव थियरीज हैं, हम अच्छी तरीके से समझेंगे इन चीजों को। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म है, आपकी जो क्रिटिकल थियरीज हैं, बेसिकली हम वो सब अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया है, और इसकी पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी आफ्टर द क्लास। आप इसका पीडीएफ भी ले सकते हो, बट आई सजेस्ट यू कि पहले आप कोर्स को समझ लीजिए, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, एंड देन यू कैन गो थ्रू द पीडीएफ फॉर रिवीजन। तो सबसे पहले आज हम करेंगे मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो आप पहले मुझको ये बताइए कि कम्युनिकेशन मॉडल का मतलब क्या है, क्यों पढ़ते क्यों है। हमें यही नहीं पता होता कि हम मॉडल्स पढ़ रहे हैं, थियरीज पढ़ रहे हैं, पर क्यों पढ़ रहे हैं। वेल देखो, मॉडल्स आपके किसी भी सब्जेक्ट में हो सकते हैं। इट कुड बी साइकोलॉजिकल मॉडल्स, इट कुड बी और साइंस मॉडल्स जैसे होते हैं। ठीक है। आपके हर सब्जेक्ट में मैथ्स का भी मॉडल होता है, सोशल साइंस का मॉडल होता है, एक स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं, एक ढांचा। ठीक है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि जैसे आप फैमिली ट्री बचपन में बनाते होंगे, तो एक स्ट्रक्चर बनाते थे आप, है ना, कि पहले आपके ग्रैंडफादर हैं, फिर किसी भी चीज का हायरार्की बनाते थे। इट इज नॉट लाइक, मतलब मॉडल किसी भी चीज का हो सकता है। ठीक है। तो आप उसे सिंपल और साधारण शब्दों में एक ब्लूप्रिंट या एक स्केलेटन जिसे बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मॉडल, एक ढांचा। ठीक है। तो जो थियरीज से बेसिकली मॉडल बनता है, पहले आप एक थियरीज, और वो मॉडल बनता कैसे है, आप किसी इंसिडेंट की वजह से। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल,
आप अपनी लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस देखते हैं और आप उसके अकॉर्डिंग अपना एक कुछ गोल अचीव करना चाहते हैं, तो आप एक मॉडल तैयार करते हैं अपने लिए। किस चीज का मॉडल? कि मुझे यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम क्लियर करना है। मॉडल एक ढांचा सा बनाते हो कि इतने घंटे मुझे ये पढ़ना है, यूनिट 1 पढ़ना है, इतने घंटे मुझे यूनिट 2 पढ़ना है, मुझे इसका ये वाला सिलेबस करना है, मेरे को इसका पेपर 2 का ये करना है। तो ये एक मॉडल हो गया, ठीक है। तो कम्युनिकेशन मॉडल भी एक्चुअल में हमें समझाता है कि कम्युनिकेशन किस तरीके से करी जानी चाहिए। अब आप बोलोगे कम्युनिकेशन किस तरीके से करी जाने का मतलब क्या है? देखिए, अगर हम मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म की बात करते हैं, तो जैसे पीआर एक फील्ड है, एडवर्टाइजिंग एक फील्ड है, एंड देन योर जितने भी मीडिया की रिलेटेड फील्ड है, जो मास कॉम से रिलेटेड है, उसमें कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कम्युनिकेशन आप ठीक से नहीं करते हो तो फेल हो जाता है। कोई एडवर्टीजमेंट या ब्रांड फेल क्यों होता है? मैक्सिमम टाइम वो उसकी क्वालिटी से ज्यादा इसलिए फेल होता है क्योंकि उसका कम्युनिकेशन सही से नहीं हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम टाटा नैनो की बात करें, ठीक है, जब वो गाड़ी आई थी, इट वॉज वेरी अफोर्डेबल कार, हर कोई उसे यूज कर सकता था और 4 लोग उसमें बैठ सकते थे, इजी था। लेकिन उसका जो कम्युनिकेशन था, इट वॉज नॉट वेरी क्लियर। उसको एक तरीके से दिखाया गया कि सिर्फ जो बहुत ही गरीब लोग हैं वही अफोर्ड कर सकते हैं, और ये गरीबों के लिए स्पेशली बनाई गई है। तो कोई भी आज की डेट में अपने आप को गरीब नहीं समझता। किसी भी गरीब को आप गरीब बोलोगे तो ही माइट फील बैड। इट्स अ थिंग कि वो किस तरीके के वर्ड्स का चुनाव कर रहे हो, कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो। और कम्युनिकेशन हमेशा सक्सेसफुल कब मानी जाती है? कब आप बोलोगे कि कम्युनिकेशन इज सक्सेसफुल? अगर मैं उसकी सक्सेस की डेफिनेशन दूं कि जब कम्युनिकेशन कंप्लीट कब हुआ है, बेसिकली व्हाट वी से दैट व्हेन डज इट कंप्लीट। मेनली कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होता है जब रिसीवर जो कि है आपका, ठीक है, आपका जो जो रिसीव कर रहा है, जो ऑडियंस है, वो उसको समझ जाए, जब वो इफेक्टफुली हो सके। ठीक है, आप कम्युनिकेशन कितने भी, अभी मैं कितने भी अच्छे से लेसन बना लूं, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया तो दैट मीन्स आपका कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। सो दैट इज वाई कम्युनिकेशन मॉडल इज इंपॉर्टेंट। तो हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मॉडल है दैट इज एरिस्टोटल मॉडल, एंड ये बहुत पहले आया था, दैट इज 384 322 बीसी में एरिस्टोटल लाए थे। एरिस्टोटल बेसिकली कौन थे? एरिस्टोटल वाज ग्रीक फिलोसोफर, ठीक है, एक फिलोसोफर। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं फिलोसोफर कौन होता है। व्हाट डू यू थिंक हु आर फिलोसोफर? हम बोलते हैं ना, अम, आप बहुत फिलोसफी झाड़ रहे हो। इनफैक्ट हम पीएचडी भी डॉक्टरेट इन फिलोसफी होती है। क्या होता है फिलोसफर? फिलोसोफर वो लोग होते हैं जो क्वेश्चंस करते थे, ठीक है। जब दुनिया बनी ही थी तो जो लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू किया, जिनको क्यूरियोसिटी होने लगी कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा जो कि है धरती में ऐसा क्यों चल रहा है, लोग ऐसे कैसे जीते हैं, जो क्वेश्चन स्टार्ट किया, और फिर उससे फिलोसफी से ही बहुत सारे आप बोल सकते हैं सब्जेक्ट्स आगे आए, ठीक है। जब क्वेश्चंस होने लगे तो फिलोसफी से ही आने लगे, ठीक है। तो इसी तरीके से कम्युनिकेशन जो मॉडल है, कम्युनिकेशन मॉडल मतलब उन्होंने, एरिस्टोटल ने देखा कि ऐसी क्या चीज है, एक इस तरीके का मॉडल बनाया जाए जिससे हम कम्युनिकेशन परफेक्टली कर सके। उस टाइम पे जो होते थे वो होते थे किंग, ठीक है। ग्रीस की बात करें तो राजाओं का जमाना होता था। तो उस टाइम क्या होता था, जो राजा होते थे ना, वही पब्लिक से बात किया करते थे, ठीक है। दे यूज टू टॉक विद द पब्लिक, एंड वो कम्युनिकेशन के आधार पर, उस आधार पे इन्होंने एक मॉडल तैयार किया। किसने? एरिस्टोटल ने, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता था। तो इन्होंने एक तरीके से इस मॉडल का नाम, या इस कम्युनिकेशन मॉडल का नाम क्या दिया? रीहिटोरिक मॉडल। अब ये व्हाट इज रीहिटोरिक, ठीक है, बहुत इजी है। रीहिटोरिक का मतलब होता है आर्ट ऑफ परसुएशन। इट मीन्स दैट हाउ वन कैन परसुएट एनीवन, ठीक है। कम्युनिकेशन के थ्रू कैसे परसुएट किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं, आप कभी इमोशनली परसुएट किया होगा अपने पेरेंट्स को। अगर आपको मान लो कोई चीज चाहिए होगी, मान लीजिए आपको अगर साइकिल चाहिए, बाइसाइकिल चाहिए, तो आपने हमेशा बोला होगा कि मैं इतने मार्क्स ले आऊंगा या इतने मार्क्स ले आऊंगी तो मुझे आप बाइसाइकिल गिफ्ट करोगे। तो जो सबसे पहली अपील है वो है हमारे पास एथोस की। एथोस का मतलब क्या होता है? क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी क्या मतलब होती है? सपोज आपको यूजीसी नेट के बारे में कुछ भी जानना है, अपने जीआरएफ से रिलेटेड कुछ भी जानना है,
या फिर आपको क्वेश्चन पेपर्स या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या कोई भी फॉर्मेट के बारे में जानना है, तो एक फ्रेंड आपका ऐसा है जिसने कभी इसके लिए अपियर ही नहीं किया है, जो कुछ भी नहीं जानता है। एक है जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुका है और क्लियर भी कर चुका है, और एक आपका प्रोफेसर है या आपके जो यूजीसी नेट के कोच होते हैं वो हैं। तो आप सबसे पहले किसके पास जाएंगे इंफॉर्मेशन लेने के लिए कि what is the pattern of UGC नेट एग्जाम और what are the questions, previous years questions। आप जाएंगे सबसे पहले, जो भी अप्रोचेबल होगा फॉर श्योर सबसे पहले तो उसके पास जाएंगे, लेकिन आप विश्वास हमेशा उनकी बातों का करेंगे जो सबसे ज्यादा क्रेडिबल सोर्स होगा। तो यहाँ पे क्रेडिबल कौन होगा? हो सकता है जो यूजीसी नेट के कोच है ना, एजुकेटर है जो कि, या आपके जो प्रोफेसर है वो जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो क्रेडिबिलिटी की ही बात होती है सारी। सेम गोज विद द, अगर आपको कोई मेडिसिन लेनी है तो कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, बट इन द एंड आपका जो क्रेडिबल सोर्स होगा दैट विल बी अ प्रोफेशनल, है ना, एक प्रोफेशनल पर्सन होगा। आजकल तो सबका क्रेडिबल सोर्स क्या हो चुका है? दैट इज चैट जीपीटी, इजंट इट? सबके क्रेडिबल सोर्स हो चुके हैं चैट जीपीटी, क्लॉड, ये सारे हो चुके हैं। हाउएवर अगेन ये सारी मशीन है, एआई टूल्स हैं ये, और बनाया किसने है? ह्यूमन ने है। तो इसमें क्या, एथोस के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन जो की है वो आपके क्रेडिबल सोर्स से अगर आ रहा है तो लोग इजिली परसुएड हो जाते हैं। पैथोस इज समथिंग जब आप अपनी बात इमोशनली, जो कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था, इमोशनली मनवाते हैं, ठीक है, इमोशंस के साथ। लाइक आजकल के अगर हम पॉलिटिकल लीडर्स की बात करें तो वो लोगों को किस तरीके से इमोशनल अपील के थ्रू, उनकी स्पीच में इमोशनल अपील होती है। लाइक अगर हम बात करें, जैसे एक जुमला है, दैट इज चाय वाला, है ना? चाय वाला बोलते हैं कि मैं भी चाय वाला, मैं चाय वाला। तो दैट मीन्स दे वांट टू शो कि हम बहुत गरीब थे, हम बहुत गरीबी से उतरे, और वो अपनी इमोशनल कहानियां या अपनी मदर को टॉपिक लेकर के, माय मदर हैज स्ट्रगल्ड दिस, आई हैव स्ट्रगल्ड दैट, ठीक है, वो इमोशनल अपील होती है, एंड पीपल ऑल्सो फॉलो ऑन दैट सच ट्रैप। सेम गोज विद द अनदर पार्टी, तो उसमें वो अपने फादर या अपने ग्रैंड मदर की बात बताएंगे दैट दे डाइड बिकॉज ऑफ कंट्री, वो इस वजह से। तो वो इमोशनल फैक्टर्स कहीं ना कहीं लाते हैं, उनकी वीडियोस ले आते हैं, उनके जो पीआर होते हैं वो उनकी रोने की वीडियो लाते हैं कि जब उनकी ग्रैंड मदर की डेथ हुई थी या उनके जब फादर की डेथ हुई थी तो किस तरीके से दे गॉट इमोशनल, ठीक है। तो ये जो इमोशनल अपील होती है ना लोगों को, नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्रीस में भी उस टाइम पे आप इमोशनल करके किस तरीके से परसुएट कर सकते हैं, तो दैट टॉक्स अबाउट द पैथोस। एंड लास्ट होता है आपका लोगोस। वेल, इफ आई टॉक अबाउट माई कंट्री, ठीक है, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि लॉजिक की बात समझते हैं, बट यस, अगर आप लॉजिक क्या होता है, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें, ठीक है। आजकल हमारे देश में जो सिनेरियो चल रहा है, इट इज मोर ऑफ इमोशंस, है ना, इमोशनल पैथोस के ऊपर, पैथोस अपील जो की है वो बहुत काम कर रही है। बट अगर हम लोगोस की बात करें, लॉजिक की बात करें, तो दैट कुड बी, आप लॉजिक के साथ भी किसी को पर्सुएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि कंट्री में ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, बट अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स उनको सामने से देते हैं कि नहीं, इतने लोगों की डेथ हुई है बिकॉज ऑफ AQI, एयर पोल्यूशन, ठीक है, और अगर आप बात बताते हैं कि इतने लोग जो कि है वो सरवाइव कर पा रहे हैं, इतने लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तो हम फैक्ट्स और फिगर्स की जब बात करते हैं तो देन कम्स लोगो। तो ये तीन चीजें जो की थी एरिस्टोटल ने फाइंड आउट करी कि कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सो दैट यू कैन परसुएट दी पर्सन। सो रीहिटोरिक थ्योरी क्या बोलती है कि इट इज एन आर्ट ऑफ परसुएशन, जिसमें वो बताती है एथोस पैथोस लोगोस के बारे में। और एथोस पैथोस लोगोस की टेक्निक्स होती है कुछ। अगर आपको क्रेडिबल बनना है तो आपको बहुत एक्सपीरियंस्ड होना पड़ेगा, आपको एक करेक्टर बिल्ड करना पड़ेगा अपना, आपका एक रैपो होनी पड़ेगी ऑडियंस के बीच में, राइट। वहीं पे अगर आपको पैथोस, यानी कि पैथोस टेक्निक अप्लाई करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक तरीके से स्टोरीज बतानी आनी चाहिए। यू शुड बी गुड नैरेटर, यू शुड बी अ गुड स्पीकर, यू शुड नो हाउ टू रिलेट विद द ऑडियंस, राइट। एंड लोगोज में ऑफ कोर्स आपका इतना नॉलेज होना चाहिए, आपके पास स्टेटिस्टिक्स होने चाहिए, प्रेजेंट डाटा होना चाहिए, फैक्ट्स फिगर्स होना चाहिए, जिससे आप किसी सामने वाले को यू कैन यूज इट, ठीक है। तो आज के टाइम पे भी ये एथोस पैथोस लोगोज यूज होता है। अगर हम इनकी एप्लीकेशन की बात करें तो स्टिल इट इज एप्लीकेबल। आप देख सकते हो, चाहे पॉलिटिकल कैंपेन्स में है, चाहे आपका मीडिया परसुएशन में, हर जगह ये आज के टाइम पे भी यूज होता है।
तो अगर आपको अभी कोई याद आ रहा हो जो ये टेक्निक यूज करते हैं कम्युनिकेशन की, सो लेट मी नो। चलिए अब हम नेक्स्ट मॉडल करेंगे, दैट इज आपका जो मॉडर्न मॉडल है बिल्कुल, दैट इज लैसवेल मॉडल ऑफ दैट केम इन 1948। आपको बेसिक से तो लैसवेल मॉडल के बारे में बता दूंगी, बट आई विल टेल यू वन मोर थिंग, लाइक आई टोल्ड यू कि आज के टाइम पे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपसे बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि लैसवेल मॉडल मैक्सिमम बच्चों को पता होता है, लेकिन इसके अंदर जो डीपली जो क्वेश्चन है हम वो भी समझेंगे, ठीक है। तो ये मॉडल जो कि था, ये आया था। अब देखिए हमने सीधे कहां से बात करी थी, हमने पहले बात करी थी 300 बीसी की, तो इसको हम एक मॉडर्न मॉडल का नाम भी देते हैं। तो ये आया था आपका 1948 में, है ना, ये डेट याद रखनी है, 1948। अब मैं ये बार बार इसको स्पेसिफिकली क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आपने वर्ल्ड वॉर के बारे में आप जानते हैं, व्हाट इज वर्ल्ड वॉर, क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसी हुई थी, क्योंकि इंटरेस्टिंगली आपका जितना भी मीडिया एंड कम्युनिकेशन है ना, वो वर्ल्ड वॉर से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। कैसे रिलेटेड है, इनफैक्ट आप जो मूवीज करते हैं, सिनेमा, आपका जो फिल्म स्टडीज से रिलेटेड है, वो भी वर्ल्ड वॉर से ही की वजह से बनी थी, ठीक है। एक इंसिडेंट ऐसा हुआ और उसकी वजह से सब कुछ बदल गया, ये मॉडल्स नए नए आते रहे। तो वर्ल्ड वॉर टू का टाइम अगर आप देखो 40 से 45 के बीच में, और उसी बीच में उसी एरा में ये मॉडल आता है 48 के। तो ये क्यों आता है, ये एक तरीके से प्रोपेगेंडा टेक्निक से आया था। जैसे कि अगर आपको थोड़ा सा भी वर्ल्ड वॉर हिस्ट्री के बारे में पता है, हाउएवर आई सजेस्ट यू पहले आप वर्ल्ड वॉर के बारे में जरूर पढ़ें, एंड देन आपको बहुत इजी हो जाता है जो बेसिक्स है वो समझना। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा नटशेल में बताती हूँ। आपको पता है जैसे हिटलर था, उसने जो नाजी नाजी कौन थे, जर्मन्स थे, तो उसने क्या कहा कि जो रेस है ये ज्यादा सुपीरियर है कंपेयर टू ज्यूज, वो ज्यूज को भगाना चाहता था, ज्यूज को मरवाना चाहता था। तो उसने एक हेट्रेड फैलाने की कोशिश करी दो कम्युनिटीज के बीच में। वो आजकल के टाइम पे भी आपको एक एरा दिख रहा होगा कि आजकल भी कुछ कम्युनिटीज के बीच में आपस में हेट्रेड है। तो हु स्प्रेड दोज हेट्रेड, वो बेसिकली कौन करते हैं, लीडर्स करते हैं। रीजन होता है उनका कुछ, क्योंकि उनको पॉलिटिकल वोट चाहिए होता है। जब भी जहां पे भी धर्म के नाम पे, जहां पे भी कास्टिज्म के नाम पे कुछ ऐसी चीज होती है ना, तो व्हाट हैपेंस, इट एक्चुअली बेनिफिट्स द मेन लीडर, इट डजंट बेनिफिट्स द पीपल। तो ये एक प्रोपेगेंडा टेक्निक थी। तो ये प्रोपेगेंडा मॉडल है बेसिकली, कैसे लोगों को मैनिपुलेट किया जाता था, कैसे लोग मान गए थे। ऑफ कोर्स नाजीज जीते थे, नाजी भी ज्यूज के खिलाफ हो गए थे, ज्यूज को कैसे मार मार के कितनी हेट्रेड फैला दी थी, एंड हाउ दे रैन अवे फ्रॉम दैट। सो दैट्स व्हाट ऑल इज अबाउट लैसवेल मॉडल। तो लैसवेल जिनका नाम पूरा क्या था, हैरोल्ड डी लैसवेल, ठीक है। ये कौन से लाया था, ये प्रोपेगेंडा टेक्निक मॉडल था, कि हम डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं अच्छी तरीके से। लाइक आई टोल्ड यू दिस केम इन 1948, और मैंने आपसे एक वर्ड यूज किया था, दैट इज वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आया था ये कम्युनिकेशन, डेवलप हुआ था स्टडिंग। इन्होंने क्या स्टडी किया था, हैरोल्ड डी लाइसवेल ने, प्रोपेगेंडा एंड मास कम्युनिकेशन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू। इस तरीके से कम्युनिकेशन किया जाता था, क्या बातें बोली जाती थी, ठीक है। सो ये जो मॉडल था, इसका मेनली क्या कैसे काम करता है ये, तो इट सेज दैट हु सेज व्हाट इन विच चैनल टू whom, और एक और इसमें चीज है, दैट इज विद व्हाट इफेक्ट, व्हाट इफेक्ट। So now we'll try to understand who is a communicator। बेसिकली जैसे मैं अभी कम्युनिकेटर हूं, मैं आपको बहुत सारी बातें बोल रही हूँ, और मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बेसिकली आपको यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर तैयार करवा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। यूनिट 1 हम अच्छी तरीके से थियरीज और मॉडल समझ रहे हैं, तो ये मेरी इंफॉर्मेशन है। किस चैनल में, ऑफ कोर्स हमारे पास एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, जिसके थ्रू हम आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है। और किसे कह रही हूँ, ऑडियंस को कह रही हूँ। जो लास्ट वर्ड था दैट इज विद व्हाट इफेक्ट, यानी कि मैंने क्या चेंज लाया, क्या आप मेरे क्लास को पढ़ के आप समझ पाए, आपके मार्क्स आए, आपने नेट क्लियर किया, जेआरएफ क्लियर किया, सेट क्लियर किया, सीयूईटी एग्जाम क्लियर किया, क्या एक्चुअल में चेंज आया। इसमें देखो एक बात याद रखिएगा, फीडबैक की कहीं बात नहीं हुई है।
इस मॉडल में फीडबैक की बात नहीं है, विद व्हाट इफेक्ट, हम जस्ट इफेक्ट काउंट कर रहे हैं इंसान का बिहेवियर चेंज हुआ। जैसे प्रोपेगेंडा टेक्निक में ऐसे ही होता है कि आपने दो कम्युनिटी के बीच में एक तरीके से हेट्रेड फैलाई, तो आप टेस्ट कर रहे हो कि क्या इफेक्ट हुआ, क्या उनका बिहेवियर चेंज हुआ, उनके सोचने के तरीके में चेंज आया, उनको बोलने के तरीके में चेंज आया। तो दिस वाज अ प्रोपेगेंडा मॉडल ओनली, ठीक है, जो बताया कि इट वाज अ मेन रीजन to win Hitler won that time because of this technique, बिकॉज ऑफ उसने किस तरीके से। तो ये मॉडल आज के टाइम पे भी बहुत सारे लीडर्स हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड, दे यूज दीज काइंड्स ऑफ टेक्निक्स। मे बी वो मेनली चेक करते हैं कि लोगों का बिहेवियर चेंज हुआ कि नहीं। अब ये जो चैनल की बात है, इन विच चैनल की जो बात आप कर रहे हो, इट इज आप कहाँ से किस मीडियम से बोल रहे हो। अगर कोई सिर्फ आपको टेलीफोनिकली कोई बात बता रहा है तो इतना इफेक्टफुल नहीं होता, लेकिन अगर वो किसी एक बड़े चैनल के थ्रू में, मान लीजिए किसी मीडियम टेलीविजन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के थ्रू बोल रहा है, तो ऑफ कोर्स यूट्यूब में कोई भी बोल सकता है ना। लेकिन कौन बोल रहा है वो इंपॉर्टेंट है ना, हु इज सेइंग दैट। यूट्यूब में मैं भी बोल रही हूँ, यूट्यूब में ऐसे भी होंगे जिनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे, वो भी बोल रहे होंगे। तो अगेन कौन बोल रहा है और किस प्लेटफॉर्म पे बोल रहा है, ठीक है, तो वो सारी चीजें मैटर करती है, जिससे कि एक इंसान का बिहेवियर आप चेंज कर सकते हो, यानी परसुएट कर सकते हो, ठीक है। अब हम इसके की कंपोनेंट्स में आते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। की कंपोनेंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं आपसे, हु सेज व्हाट ये नहीं पूछा जाता कि किसका मॉडल है। आपके टाइम पे ऐसा नहीं होता है, ठीक है, पहले के आप पेपर्स देख लोगे तो पहले होता था। तो इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि लैसवेल मॉडल के उनमें से कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, वो कोई भी आपको एलिमेंट्स दे सकते हैं। तो चैनल एनालिसिस है, ऑडियंस एनालिसिस है, इफेक्ट एनालिसिस है। एनालिसिस मींस कि जैसे कि आप उसका एनालाइज कर रहे हो, ठीक है, सिलेक्टिंग द राइट चैनल, राइट तरीके का चैनल सिलेक्ट कर रहे हो, राइट तरीके, आप ऑडियंस का डेमोग्राफिक देख रहे हो, आपको कहाँ पे क्या स्पीच देनी है, क्या बोलना है। डेमोग्राफिक अगर टीयर 1 सिटी का है तो डेमोग्राफिक आपका जो स्पीच करने का तरीका, आपका बोलने का तरीका है, वो डिफरेंट हो जाएगा। टीयर 2 है, टीयर 3 है तो डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। और इफेक्ट एनालिसिस क्या हुआ, किस पे बिहेवियर चेंज ज्यादा हो रहा है। उन लोगों पे हो रहा है जो पढ़े लिखे हैं, उन लोगों पे हो रहा है जो यंग है, उन लोगों पे हो रहा है। तो दैट इज योर बेसिकली इफेक्ट एनालिसिस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा मॉडल है जिसमें ये एलिमेंट्स होते हैं, तो अगेन हैरोल्ड डी लेसवेल, या फिर आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि हैरोल्ड डी लेसवेल के इनमें से कौन से की कंपोनेंट एनालिसिस हैं। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से एक करेक्ट होगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय एप्लीकेशन, कि ये जो मॉडल है ये किस किस में आज की तारीख में अप्लाई हो सकता है ना। तो ऑफ कोर्स मास मीडिया में हो सकता है। मास मीडिया जब आप एनालिसिस, कंटेंट एनालिसिस करते हैं, तो आप समझ सकते हो कि ये प्रोपेगेंडा, ये आपको मैनिपुलेट करने के तौर पे किया गया है। ये जो शब्द यूज हो रहे हैं, बार बार एक ही शब्द यूज हो रहे हैं, एक ही तरीके का कंटेंट आ रहा है, वो किस लिए हो रहा है। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन में ऑफ कोर्स आज भी आप एनालाइज कर सकते हो कैंपेन्स की स्ट्रैटेजी, किस तरीके के वर्ड्स यूज हो रहे हैं, कैसा, हु इज सेइंग दैट, विद व्हाट मीडियम, क्या इफेक्ट भी देख रहे हो कि लोगों पे चेंज हो रहा है कि नहीं, ठीक है। प्रोपेगेंडा स्टडीज में भी यूज होता है, एडवर्टाइजिंग रिसर्च में भी यूज होता है। तो आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। देखिए अब हमने 2 मॉडल्स कर लिए हैं, एक लैसवेल मॉडल किया है और एक किया है हमने एरिस्टोटल मॉडल। अच्छा, कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज है मैं इसकी और बता देती हूँ। ये लीनियर तरीके का मॉडल होता है। व्हाट इज लीनियर, लीनियर हमेशा होता है जो कि वन वे होता है, वन वे यानी कि वन डायरेक्शन। देखिए मैंने यहाँ पे आपको एक बार बोला भी था कि फीडबैक नहीं होता। जहां पे भी फीडबैक की बात आती है, ठीक है, फीडबैक का मतलब होता है वो हो गया 2 वे, यानी कि आप दोनों तरफ से जो कम्युनिकेटर है और जो रिसीवर है, जो ऑडियंस है, उससे दोनों की ही कम्युनिकेशन हो रही है। सो दैट इज योर 2 वे। लेकिन ये लीनियर है, क्यों, एरिस्टोटल मॉडल भी लीनियर ही था। तो अभी तक हमने लीनियर मॉडल्स कर लिए हैं, जो कि सिर्फ एक कम्युनिकेटर है, वो ऑडियंस तक बात पहुंचा रहा है लेकिन उसकी फीडबैक नहीं दे रहा है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The other model which comes is called as Shannon and Weaver model, जो कि 1949 में आया था। 48 के एक साल बाद ही ये मॉडल आ गया था। देखते हैं इसमें क्या इम्प्रूवमेंट, जितने भी मॉडल्स थे वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, थोड़ा थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट होकर के
वो एक बढ़िया कम्युनिकेशन प्रोसेस तैयार करते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या होता है ये शैनन हेरोल्ड डी लेसवेल मॉडल को देखें तो हम था हु सेज में था कम्युनिकेटर, दैट इज वी कैन से सेंडर। यहाँ पे वर्ड नाम चेंज हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है आपका सेंडर, राइट। और यहाँ पे एक और वर्ड आ गया है, दैट इज एनकोडर। एनकोडर क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनकोडिंग? डिकोडिंग वर्ड तो आपने बहुत सुना होगा। एनकोडिंग यानी कि आप मैसेज में क्या डाल करके एक्चुअली भेज रहे हैं, एंड डिकोड का मतलब हो गया आप क्या उसे समझ पा रहे हो। ठीक है, देर देर इज टाइप आप कोई कंटेंट है उसको डिकोड आप कर रहे हो, आप उसको समझने की कोशिश कर रहे हो कि एग्जैक्टली वो बोलना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो इसमें चैनल, ऑफ कोर्स चैनल उसमें भी था, टू हु सेज व्हाट थ्रू विच मीडियम। ठीक है, तो चैनल, ऑफ कोर्स चैनल हर किसी कम्युनिकेशन के मॉडल में आपको मिलेगा ही मिलेगा। देन देयर वाज नॉइस। नॉइस क्या होती है? डिस्टरबेंस। तो अभी मैं किसी तरीके की डिस्टरबेंस बताऊं तो इट कुड बी अ टेक्निकल ग्लिच। और अभी जो मेरी कैट है, शी इज ऑल्सो डिस्टर्बिंग मी राइट नाउ, तो वो भी एक तरीके से डिस्टरबेंस है, नॉइस है। शी इज ट्राइंग टू प्ले विद मी राइट नाउ। ठीक है, तो ये भी एक नॉइस है। आप जब कम्युनिकेट कर रहे हो, कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है। एक नॉइस और होती है जिसे हम बोल सकते हैं कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है। मान लीजिए मैं कोई भाषा बोल रही हूँ और आपको वो भाषा ही समझ में नहीं आ रही। नॉइस कुड बी एक साइकोलॉजिकल नॉइस भी हो सकती है कि हम कुछ बोल रहे हैं और हमारा ध्यान कहीं और है और हम कुछ और ही सोच रहे हैं। तो नॉइस कुछ भी हो सकती है कम्युनिकेशन में, राइट। और नेक्स्ट हो गया आपका डिकोडर। डिकोडर क्या हो गया कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन थी वो आपको समझ में, आपने क्या डिकोड करी। मान लीजिए मैं आपको कुछ बोलती हूँ और आपको समझ कुछ आता है, तो अगेन दैट कम्युनिकेशन इज इनकम्प्लीट। ठीक है, और वो डिकोड कौन करता है? रिसीवर करता है। ठीक है, तो इट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम, इसमें नॉइस का कॉन्सेप्ट आ गया है शैनन और वीवर में। आपसे पूछ सकते हैं कि नॉइस का कॉन्सेप्ट कौन से वाले मॉडल में आता है, तो दैट इज योर शैनन एंड वीवर मॉडल। ठीक है, और इसे हम टेक्निकल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, क्योंकि शैनन एंड वीवर जो कि थे एक साइंटिस्ट और साथ में साथ मैथमेटिशियंस थे। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इसको हम द मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। तो ये भी पूछ सकते हैं, अगेन आपसे अनदर क्वेश्चन बनता है आपका कि मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा मॉडल है, तो दैट इज जो अगेन शैनन एंड वीवर मॉडल। ये दोनों जो साइंटिस्ट थे ना, इनका नाम क्या था? शैनन वीवर और क्लॉड शैनन थे। ये दो साइंटिस्ट थे जो कि वर्क कर रहे थे टेलीफोन लेबोरेटरीज में। इन्होंने एक तरीके से कम्युनिकेशन सिस्टम निकाला था। इन्होंने क्या बोला था कि जो सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस हैं किसी मीडियम के थ्रू, वो कैसे इंटरप्रेट किए जाते हैं, ट्रांसफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज के बारे में इन दोनों जो ये साइंटिस्ट थे इन्होंने बात करी थी। और ये टेलीफोन में किस तरीके से नॉइस का कॉन्सेप्ट आया, कैसे इनको आइडिया आया, वो सब हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सेंडर जो कि है, सेंडर को हम यहाँ पे एक वर्ड लिखा है एनकोडर, जबकि हमने उसमें क्या लिखा था? एनकोड। ये एनकोड करता है, यानी कि जो मैसेज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है थॉट्स या आइडियाज को। ठीक है, एनकोड करके अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो सिग्नल्स के थ्रू भेज रहा है। ठीक है, कम्युनिकेशन चैनल। चैनल क्या हो गया आपका? ट्रांसमीटर, एक मीडियम जिसके थ्रू आप एनकोड कर रहे हो मैसेज। और रिसीवर कौन है आपका? डिकोडर, यानी कि आप डिकोड, आप जरूरी नहीं है कि आप वो करेक्टली डिकोड कर पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो डेस्टिनेशन ऑफ मैसेज जो कि रिसीवर को ही हम डिकोडर बोलेंगे, सेंडर को। इसमें यह भी पूछ सकते हैं आपसे कि एनकोडर कौन होता है? इज इट रिसीवर, चैनल और सेंडर? तो यू कैन इजिली से कि एनकोडर इज सेंडर एंड रिसीवर इज डिकोडर। से पूछ सकते हैं कि सिमेंटिक बैरियर क्या होता है? सिमेंटिक बैरियर जिसमें आप मीनिंग नहीं समझते हो। साइकोलॉजिकल बैरियर क्या होता है? जिसमें आप मे बी यू आर डिस्टर्ब साइकोलॉजिकली, आप डिस्टर्ब हो, आपका मन नहीं कर रहा है अभी पढ़ने का और आपको कुछ समझ भी नहीं आ रहा। प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ बॉडी है लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है। ठीक है, मे बी आपके साथ कुछ गलत हुआ हो या कुछ आप सैड हो, तो भी आप चाहे कितना भी अच्छा कम्युनिकेशन हो तो वो बैरियर हो सकता है। तो वो सारी चीजें क्या है? नॉइस है। और ये आजकल के टाइम पे अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो डिजिटल मीडिया में, ठीक है, आज के इंटरनेट में और टेलीकम्युनिकेशन में ये यूज होता है। बहुत सारे इंजीनियर्स को हेल्प करता है टू ऑप्टिमाइज द सिग्नल ट्रांसमिशन, ताकि जो नॉइस इंटरफेरेंस है वो कम हो सके। ठीक है, और अच्छे से हम चैनल कैपेसिटी कर सके। ऑलराइट, इफ वी टॉक अबाउट द क्रिटिसिज्म, हर मॉडल का कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म होता है, क्योंकि कोई भी मॉडल परफेक्ट नहीं होता है। एक तो पहली बात, जो ये मॉडल है अगेन ये लीनियर है। वैसे ही आपका हैरोल्ड डी लेसवेल मॉडल भी था। ठीक है, प्लस एरिस्टोटल मॉडल भी था। प्लस इसमें क्योंकि इसमें फीडबैक की बात नहीं होती है। दूसरा, ये इग्नोर करता है मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट को। ये नहीं बताता है कि जो जैसे सिमेंटिक बैरियर की बात करी कि
क्या है सिमेंटिक? सिमेंटिक जो की है वो इट डजंट एड्रेस दैट हाउ मीनिंग इज इंटरप्रेटेड, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट या इमोशनल नुआंसेस, ये सब चीजें बातें नहीं करते। तो इसका सबसे बड़ा ये जो था, जो क्रिटिसिज्म था, दैट वाज रिलेटेड टू लीनियर, एक तो ये लीनियर था और इसमें फीडबैक सिस्टम नहीं था। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट मॉडल है, देखिए हमने 3 मॉडल्स ऑलरेडी कर लिए हैं और हम क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, एमसीक्यू भी करेंगे धीरे धीरे। वो है स्क्रैम मॉडल, जो कि आया था 1954 में। ठीक है, हमें याद रखने हैं, अभी हम कौन कौन से कर चुके हैं, एक बारी हम रिवीजन करते हैं फटाफट से। पहला था एरिस्टोटल, जो कि आया था आपका 300 बीसी के अराउंड। ठीक है, 300 टू 400। फिर हमने लैसवेल वाला किया था, लैसवेल का कब आया था? 1948, मैंने बताया था वर्ल्ड वॉर के अराउंड आया था। फिर आपका आ गया था शैनन एंड वीवर, वो कब आया था? वो 1 साल बाद आ गया था, 1949 में। और अब जो आ गया है दैट इज योर स्क्रैम मॉडल, जो कि ऑलमोस्ट 5 साल बाद, जो कि ऑलमोस्ट 5 years बाद आया था मॉडल, दैट इज कॉल्ड एज स्क्रैम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, सो वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ऑफ दिस मॉडल, क्योंकि ये टू वे था, इट वॉज नॉट लीनियर लाइक एरिस्टोटल, लैसवेल एंड शैनॉन मॉडल। इसमें बहुत सारी बातें हुई, इसमें एक तो बात हुई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की बात हुई, इसमें फीडबैक की बात भी हुई और साथ ही साथ इसमें टू वे कम्युनिकेशन की बात भी हुई। सो लेट्स स्टडी अबाउट दिस। जो बहुत एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाली हूं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फादर ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज हम बोलते थे ने विल्बर स्क्रैम। ठीक है, जो कि जिन्होंने बहुत सारे मॉडल्स पढ़े, लीनियर मॉडल समझे और उसके बाद ये एक नया मॉडल लेकर के आया, दैट वाज योर दिस स्क्रैम मॉडल। तो इसीलिए भी फादर ऑफ कम्युनिकेशन कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ग्राउंड ब्रेकिंग कॉन्सेप्ट्स लेकर के आए। ठीक है, जिसने एक्चुअली कम्युनिकेशन फील्ड को ट्रांसफॉर्म वी कैन से किया। ठीक है, तो चलिए आई लेट यू नो क्या क्या था इसमें। मैं आपको बता चुकी हूँ, इसमें भी सेम एक तो एनकोड एंड डिकोड मैसेज का था, मैसेज इंफॉर्मेशन, लेकिन इसमें एक फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, ये क्या बोलता था? कम्युनिकेशन जो कि है ना, बहुत अच्छी तरीके से हम तब कर सकते हैं जब दो कम्युनिकेटर, वेदर इज ज्यादा अमाउंट ऑफ कम्युनिकेटर है, ऑडियंस जो भी है, वो जो सेंडर और रिसीवर है वो दोनों एक ही फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस के हैं। मतलब कि सपोज मैं एक मूवी देखती हूँ, ठीक है, मैं एक सपोज मैं एक जापानीज मूवी देखती हूँ। चलिए वो इनफैक्ट वो हिंदी में डब भी होती है। आपने इनफैक्ट बहुत सारी मूवीज देखी होगी जो हिंदी में डब होती है। अगर वो हिंदी में डब होती है तो वो जो कॉन्टेक्स्ट होता है ना, वो हिंदी का ही लेते हैं। वो ऐसे अगर अगर उसने कोरियन सीखी होगी तो वो बोलेगा डबिंग में, अरे तुमने हिंदी कब सीखी? दे वोंट यूज दैट वर्ड कोरियन या जापानीज कब सीखी, दिल से ने हिंदी कब सीखी। यानी कि वो रिलेट, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस रिलेट करवाना चाहते हैं। अगर दो लोग एक ही एक्सपीरियंस, एक ही जगह से, एक ही कल्चरल बैकग्राउंड, एक ही कॉन्टेक्स्ट से आए हो, तो उसे इजिली समझ में आ जाती है चीजें। ठीक है, कम्युनिकेशन अगर हो रहा है। लेकिन अगर एक इंसान किसी और जगह से है और एक, तो आप हमेशा देखना कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, अगर आप किसी जर्मन से बात कर रहे हो और मे बी आप कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड बात करो, तो ये कंफ्यूज रिलेटेड टू दैट, राइट? तो आपके बिल्बस क्रैम ने क्या बोला कि फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस अगर दोनों का सिमिलर है, आपके सेंडर का भी और रिसीवर का भी, तो कम्युनिकेशन बहुत ही प्रॉपर तरीके से हो सकता है। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन कैन कम कि जो फीडबैक है वो एक कंप्लीट लूप है। इन्होंने ऑफ कोर्स सिमेंटिक नॉइस के बारे में भी बात करी इसमें। ठीक है, इन्होंने साइमल्टेनियस एनकोडिंग डिकोडिंग, यानी कि जब एक ही फील्ड एक्सपीरियंस है तो एक सर्कुलर काइंड ऑफ की ये बात चलती जा रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही स्पीकर बोलता जा रहा है, लीनियरली बोलता जा रहा है, सामने से फीडबैक आ ही नहीं रहा है। ठीक है, आपके जो पिछले जितने भी मॉडल्स थे उसमें एक ही स्पीकर ही बोलता था, रिसीवर कुछ नहीं बोलता था। ठीक है, लेकिन इसमें आपके इट इज अ काइंड ऑफ अ फीडबैक लूप, यानी कि फीडबैक भी मिल रहा है ऑफ शेयर्ड फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ अगर एक जैसा एक्सपीरियंस है तो अंडरस्टैंड करने में कोई भी चीज बहुत इजी हो जाती है, राइट? आप ज्यादा इजी तरीके से डिकोड कर पाते हैं चीजों को।
और समझाने वाले को भी इजी होता है। अब मैं यही लेसन भले ही सेम हो बट क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंट डिफरेंट है, अगर चाइना में ये मेरी वीडियो जाएगी तो ऑफ कोर्स दे वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। एंड मैं यूजुअली आपको इंडिया के ही एग्जांपल्स दे रही हूँ, राइट, हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड जुड़े हुए एग्जांपल। तो मे बी उनका जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है, अगर हम चाइना में ये कोई वीडियो, वो नहीं उस चीज को रिलेट कर, इतना इजिली अंडरस्टैंड नहीं होगा ये वीडियो, ठीक है। आपको क्यों हो रहा है? क्योंकि इट इज लाइक हम अपनी डेली लाइफ, हम अपनी इंडियन लाइफ से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं। सो दैट इज व्हाट शेयर्ड फील्ड ऑफ एक्सपीरियंसेस। इसमें हमने कुछ बातें जानी। देखिए, इसी तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो मॉडल्स को, क्योंकि मॉडल्स एक जैसे लगते हैं, सब में ही सेंडर्स होता है, सब में ही एनकोडर होता है, मैसेज होता है, ट्रांसमीटर होता है, मीडियम होता है, रिसीवर होता है। लेकिन समझ कैसे सकते हो कि नई नई चीजें अलग अलग मॉडल्स में, नई नई चीजें आई है। किसी में नॉइस का कॉन्सेप्ट आया है, तो किसी में फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का कॉन्सेप्ट। चलिए, जो नेक्स्ट मॉडल है दैट इज ओस्गुड स्क्रैम मॉडल। ये भी ऑलमोस्ट 1954 में ही आया था, यानी कि ये दोनों ही मॉडल्स जो कि हैं ये सेम ईयर में आए थे। देखिए, हम देखते हैं, और ये जो था ये भी 1954 में था, एंड ओस्गुड स्क्रैम मॉडल ऑल्सो केम इन 1950 में। अच्छा, मैं एक निमोनिक बताती हूँ आपको, बहुत इजी सा। ये जो ओ वर्ड है ना, ओ, ऑस्गुड, इसको आप सर्कल मानिए। तो ये एक सर्कल है ना, ओ सर्कल, तो इसको हम सर्कुलर मॉडल भी बोलते हैं। मैंने इस तरीके से एक याद करने का एक छोटा सा टेक्निक है कि इसे हम सर्कुलर मॉडल बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो सेंडर और रिसीवर होते हैं वो इंटरचेंजेबल, कभी सेंडर रिसीवर बन जाता है, कभी रिसीवर सेंडर बन जाता है, ठीक है। वो ये बोलता है कि सिर्फ एक बंदा बोलता जा रहा है और सामने वाला सिर्फ रिसीव करे। इट्स नॉट लाइक, कई बार मैं टीचर बन गई हूं तो मैं आपको समझा रही हूँ और एट द सेम टाइम आप भी मुझे वो चीज समझा रहे हो। सो दैट इज अ सर्कुलर मॉडल, ठीक है, एक साइकिल है ये, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसमें कंटिन्यूअस इंटरेक्शन रहता है, कंटिन्यूअस वी आर टॉकिंग, क्योंकि अगेन तो इसका मतलब इसमें फीडबैक तो है ही। तो ये अगेन टू वे कम्युनिकेशन है, आपका जो पिछला था वो भी टू वे था, और इसमें कंटिन्यूअस इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, और इट इज अ सर्कुलर मॉडल, ठीक है। तो ऑसगुड स्क्रैम मॉडल, लाइक मैंने बताया, 54 में स्टार्ट हुआ था, और इनका पूरा नाम क्या था? इनका नाम था चार्ल्स ऑसगुड, और ये विल्बर स्क्रैम साथ में लेकर के आए थे। इन्होंने क्या बोला था कि ये टू वे प्रोसेस है रादर देन लीनियर। अब आपको डिफरेंस भी समझ आता जा रहा होगा कि कौन कौन से मॉडल्स लीनियर है, कौन कौन से मॉडल सर्कुलर है, ठीक है। सो इसमें ये क्या बोलते हैं कि दोनों के दोनों जो पार्टीज है, कभी जो जो सेंडर है वो रिसीवर बन जाता है, कभी रिसीवर है वो इक्वल पार्टिसिपेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ईच कम्युनिकेटर सर्व एज बोथ एनकोडर एंड डिकोडर साइमल्टेनियसली। देयर इज नो डिस्टिंक्ट कि सेंडर ये है पर्टिकुलरली। अभी राइट नाउ जैसे मेरे केस में सेंडर सिर्फ मैं ही, ठीक है। तो अभी हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं इट्स अ लीगल मॉडल ऑल्सो, हेरोल्ड लेसर मॉडल बोल सकते हैं। पर जब मेरे को कमेंट सेक्शन करेंगे, फीडबैक देंगे, तो ये एक तरीके से टू वे कम्युनिकेशन बन जाएगा। लेकिन फिर भी, लेकिन उसके बाद भी ये ऑसगुड स्क्रैम मॉडल नहीं बन पाएगा, क्योंकि हम साइमल्टेनियसली बात नहीं कर रहे हैं। फीडबैक आ रहा है आपकी तरफ से, वो लेट आएगा, जब ये वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके बाद आएगा, लेकिन वो टू वे कम्युनिकेशन जरूर होगा, लेकिन साइमल्टेनियस नहीं होगा। तो इस मॉडल के तहत वो क्या बोलता है कि कम्युनिकेशन जो की है, दोनों पार्टीज में इक्वल पार्टिसिपेंट्स जो की है, सेंडर कभी रिसीवर बन रहा है, कभी रिसीवर सेंडर बन रहा है, ठीक है। सो की फीचर्स जैसे मैं बता चुकी हूं, इसमें साइमल्टेनियसली कंटिन्यूअस आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है। और जो सिमेंटिक नॉइस है वो इफेक्ट करती है इंटरप्रिटेशन। और ये आज के टाइम पे कहां कहां अप्लाई हो सकता है? ऑफ कोर्स ये सिर्फ और सिर्फ अप्लाई हो सकता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में, क्योंकि हम ये साइमल्टेनियस बात सिर्फ इंटरपर्सनल में, मास कम्युनिकेशन में नहीं कर सकते हैं, या फिर हम ग्रुप कम्युनिकेशन में नहीं कर सकते। एक साथ ये वन टू वन चीज नहीं हो सकती है, लेकिन इसमें जो अंडरस्टैंडिंग फीडबैक है वो बहुत अच्छे से हो जाता है ना। तो इसीलिए जैसे मैं वन टू वन क्लासेस भी प्रोवाइड करती हूँ बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स को। अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड टू टेक वन टू वन क्लासेस, सो वी कैन हैव अ गुड मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि हम इंटरपर्सनल बात करेंगे तो हमारा फीडबैक भी बहुत अच्छा होगा। हम साइमल्टेनियसली, मैं आपको समझ रही हूँ, आप भी मुझे समझ रहे हो, तो वी कैन हैव क्वेश्चन आंसर्स इक्वली, डिस्कशन एक इक्वल हो सकता है। और उससे सबसे बेस्ट मॉडल ये इसलिए माना गया है क्योंकि इसमें फीडबैक बहुत क्लियर होता है बाकी कम्युनिकेशन मॉडल्स के कंपैरिजन में, करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट मॉडल पे आ जाते हैं जिसका नाम है बैरलो एसएमसीआर मॉडल। नाम से बहुत इजी है, और ये 1960 में बना था।
एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे बहुत टाइम लगा था इस मॉडल को समझने में, क्योंकि मुझे लगा था एसएमसीआर इसमें सिंपली सोर्स, मैसेज, चैनल, रिसीवर सब कुछ दिया है, यही तो पिछले मॉडल्स में भी दिया था। ठीक है, तो इसमें ऐसा क्या डिफरेंस है जो कि बाकियों में नहीं है? क्योंकि बाकियों में आप समझ पाते हो, किसी में फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की बात की गई है, किसी में नॉइस की बात की गई है, किसी में सिमेंटिक बैरियर्स की बात की गई है, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें तो आप सोर्स की बात कर रहे हो, मैसेज की बात कर रहे हो, चैनल की बात कर रहे हो, रिसीवर की, तो बिल्कुल सिंपल और बेसिक है। और ये इतनी देर में 1960 में ये मॉडल आया, है ना? तो ये मॉडल की क्या जरूरत थी और इस मॉडल को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी गई? बैडलोस क्या बहुत ऐसा इंसान था जिसे जस्ट अपनी एक कम्युनिकेशन मॉडल छापना था, या क्या था? तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, बहुत ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट निकाला गया था। लेकिन ये सिर्फ कम्युनिकेशन मॉडल जो कि है, ये सिर्फ उसको सोच करके नहीं रखा गया था कि मीडिया को या मास कम्युनिकेशन को, ये ह्यूमन फैक्टर्स इन कम्युनिकेशन, इंसान के क्या फैक्टर्स होते हैं कम्युनिकेशन में, इस तरीके की सोच अभी तक किसी भी मॉडल्स में नहीं आई थी। तो वो हम समझेंगे कि क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। जैसे कि इसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया गया है ये। जैसे इसमें बात करते हैं, अगर हम सोर्स की बात करते हैं, ठीक है, ये जो सोर्स था ना, ये जो नंबर वन सोर्स है, सोर्स के आप कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर बात की गई, उसके एटीट्यूड्स के ऊपर बात की गई, उसकी नॉलेज की बात करी। देखिए, कम्युनिकेशन कौन कर रहा है वो तो हमें पता है, हु सेज, लेकिन उसका नॉलेज कितना है, उसका कल्चर बैकग्राउंड क्या है, उसका सोशल सिस्टम क्या है, हमने इस चीजों के बारे में किसी भी मॉडल में बात नहीं करी। फिर मैसेज में जब हम बात करते थे, हम मैसेज की बात करते थे, लेकिन हम बात नहीं करते थे कि मैसेज वो बोल क्या रहा है। हो सकता है वो कुछ ऐसी चीज बोल रहा है जो आपको धीरे धीरे आपका ब्रेन वॉश कर रहा है, यानी कि कुछ ऐसी चीज कोड कर रहा है, बार बार कुछ ऐसे वर्ड्स रिपीट कर रहा है जिससे आपका ब्रेन वॉश हो रहा है। ठीक है, किस तरीके से स्ट्रक्चर कर रहा है मैसेज को, किस तरीके से ट्रीटमेंट कर रहा है, किस तरीके से कंटेंट वो बना रहा है। देखिए, किसी भी मॉडल्स ने इनमें से किसी भी मॉडल ने ऐसी बात नहीं करी थी। चैनल, यानी कि अब चैनल जो कि है, पहले हम सिर्फ चैनल की बात करते हैं, किस मीडियम से बात कर रहे हैं, बट ही ऑल्सो टॉक अबाउट इट्स एलिमेंट्स की क्या उस चैनल में वो सिर्फ रेडियो को सुन रहा है, पढ़ रहा है, टच कर रहा है, देख सकता है, अपने फाइव सेंसेस को, कौन कौन से सेंसेस को यूज कर रहा है, उसकी भी बात की गई। ह्यूमन फैक्टर्स बेसिकली, ठीक है। और रिसीवर में अगेन, उस रिसीवर का एटीट्यूड कैसा है, क्या वो एक तरीके से साइकोलॉजिकली, इसने बैलोस ने जो कि है ये मॉडल निकाला कि उसका एटीट्यूड क्या है, उसका नॉलेज कितना है, उसका सोशल सिस्टम क्या है। अब मैं कोई एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो पूरे समाज के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं किसी ऐसे इंसान को समझाने बैठूं जो बहुत ही मीडिया लिटरेसी, आप एग्जांपल लीजिए, ठीक है, मीडिया लिटरेसी, अगर मैं मीडिया स्टूडेंट्स को समझाने लगूंगी तो आई एम श्योर कि वो बहुत इजीली उस बात को समझ जाएंगे। अगर मैं बोलूंगी कि ये जो मैसेज आपने व्हाट्सएप में देखा है, ये फॉरवर्डेड मैनी टाइम्स है, और ये मैसेज जो की है, इट कुड बी फेक, इट इज फेक, ठीक है, लेकिन यही मैसेज अगर आप उन लोगों को समझाना चाहो जिनका दूर दूर से कुछ भी लेना देना नहीं है, उनको फॉरवर्डेड मैसेजेस पता ही नहीं है, वो उस चीज को सच मान ले। उसने रिसीवर और सेंडर दोनों की बात करी, उनके दिमाग की बात करी, उनके एटीट्यूड की बात करी, उनके सोशल सिस्टम की, उनके बैकग्राउंड की बात करी। इसीलिए जो एसएमसीआर मॉडल है ना, इट इज वन ऑफ द बेस्ट मॉडल, क्योंकि ये बहुत डिटेल में बात की गई। तो ये ह्यूमन फैक्टर्स, जो ह्यूमन एलिमेंट्स हैं, उनकी बात करता है। सो आई होप इट इज क्लियर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ह्यूमन फैक्टर्स की कौन सा ऐसा मॉडल है जो बात करता है, तो दैट इज बेरलोज मॉडल। और ये साथ में आपके कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, आप फैक्टर्स बता सकते हो। एटीट्यूड हो सकता है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स होता है, आपका अंडरस्टैंडिंग होता है, आपका एक्सपीरियंस होता है। चैनल्स में भी अलग अलग तरीके के चैनल हैं, चैनल को देख रहे हो, सुन रहे हो, टच कर रहे हो, समझ रहे हो, या सारी चीजें कर रहे हो। ठीक है, तो इन फैक्टर्स की बात करी थी बेरलो एसएमसीआर मॉडल ने। ठीक है, तो इसमें ना किसी फीडबैक की बात की गई है, ना इसे बताया गया कि लीनियर मॉडल है या टू वे कम्युनिकेशन मॉडल है। इट्स जस्ट अ सिंपल मॉडल विच टॉक्स अबाउट एस human factor in communication, right?
यहाँ पे आपका बैरलोज एसएमसीआर मॉडल भी खत्म हो जाता है। क्रिटिसिज्म की अगर हम बात करें तो जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसमें फीडबैक की बात नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स इसमें मिसिंग है, ठीक है। और ये भी नहीं है कि ये सारे कम्युनिकेशन पे इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इट इज जस्ट रिलेटेड टू ह्यूमन फैक्टर इन कम्युनिकेशन। ये और डिटेल में आगे भी बहुत सारे थियरिस्ट ने किया इस पे वर्क, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपका डांस हेलिकल मॉडल, जिसे फ्रैंक डांस लाए थे। ये जो मॉडल था, ये कुछ बातें बोलता था कि हमारी जो लाइफ है ना, उसमें वो इवॉल्व करता है। अगर आप ये मॉडल देखोगे, ये कुछ ऐसे 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 करके हेलिकल मॉडल, हेलिकल मतलब होता है बेसिकली थ्री डायमेंशनल, ठीक है। ये एक छोटे इससे रिंग से स्टार्ट होता है, आई एम सो सॉरी फॉर माई ड्राइंग, बट और ये वाइडर होता जाता है, इवॉल्व्स ओवर अ टाइम। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जो कम्युनिकेशन है, जब बच्चा एक छोटा होता है, ठीक है, तो वो पहले कैसे कम्युनिकेट करता है? वो बच्चे रो रो करके कम्युनिकेट करता है। फिर वो थोड़ा बड़ा होता है तो वो लैंग्वेज सीख जाता है, तो लैंग्वेज बोलने लगता है। तो अगर उसको कोई डिमांड होती है तो अपनी भाषा से बोलता है। फिर उसका एक अलग तरीका होता है करने का, बात करने, मतलब वाइडर स्टेट होती जाती है और इवॉल्व होती रहती है वो, ठीक है। तो कम्युनिकेशन बिकम डायनेमिक, ठीक है। और जैसे जैसे ग्रो करता रहता है एक इंसान, उसका एक्सपीरियंस भी ग्रो करता रहता है, एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस जो कि है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीका से होता रहता है। दैट एग्जैक्टली व्हाट फ्रैंक डेंस मॉडल सेज। सो अगर मैं आपको यही एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बताया कि जब एक बच्चा बॉर्न होता है, तो उसके लिए कम्युनिकेशन क्या होता है? सिर्फ रोना होता है। वो हर चीज के लिए सिर्फ रोता ही है, चाहे उसको भूख लगी है, ठंड लगी है, दर्द हो रही है, वो कुछ चाहता है, वो रो करके ही बयान करता है। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसके लिए खाने के लिए एक अलग तरीके का नॉइस निकाल सकता है, बोल सकता है, ठीक है। अटेंशन सीकिंग कर सकता है। थोड़ा और बड़ा होता है तो उसका एक अलग तरीका हो जाता है कुछ भी चीज मांगने के लिए। यानी कि जो जो चीजें हैं वो डेवलप होती जाती है और थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनती जाती है। पहले तो वो सिर्फ रो करके ही चीजें मांग लेता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है, यानी एक ह्यूमन बीइंग, तो उसका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो भी इवॉल्व होता रहता है। तो एक जो चाइल्ड होता है वो लर्न करता है बहुत सारी चीजें, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द ह्यूमन बीइंग। तो जो कम्युनिकेशन है वो बेसिकली इवॉल्व होता है। सबसे पहले वो सिंपल फॉर्म में होता है, जो कि मैंने एक छोटा सा वो डॉट बनाया था। उसके बाद वो जो प्रोसेस है कम्युनिकेशन फंक्शंस, वो डेवलप होता रहता है। कैसे डेवलप होता है? बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, पास्ट एक्टिविटीज, ठीक है। सो दस वी कैन से इस वे ऑफ कम्युनिकेशन या इस रिएक्शंस में ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम पास्ट बिहेवियर और एक्सपीरियंसेस। ये डेवलप होता जाता है और साथ ही साथ मॉडिफाई होता रहता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। सो दिस इज व्हाट वी कैन से इज अ हेलिकल डांस मॉडल इज। क्लियर? और ये कब आया था? आपका आया था 1967 में। तो एक तो इसमें कम्युनिकेशन डायनामिक होता है और इवॉल्व्स ओवर टाइम होता है। अब जो मैं आपको करवाने वाली हूँ दैट इज वेस्ली एंड मैकलीन मॉडल, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल। लाइक आई हैव रिटन ओवर हियर कि ये यूजीसी नेट एग्जाम्स के हिसाब से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है, स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है इस मॉडल को लेकर के। तो हम अच्छे से समझेंगे कि ये एक्चुअल में क्या है, बहुत इजी तरीके से। एंड बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू टेल यू, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है इस मॉडल के ऊपर, बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन किया है विद सो मेनी एग्जांपल्स। तो आप उस मॉडल और डिटेल में समझने के लिए आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो अभी के लिए मैं आपको बहुत नटशेल में बताती हूँ कि वेस्ली, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं इसलिए मैं आपको नटशेल में बता रही हूँ। अब ये जो मॉडल है ना, ये दिखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है। इट सीम्स लाइक ये मैथ्स की कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, बट इट इज नथिंग लाइक दैट। मैं बहुत सिंप्लीफाइड तरीके में आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंड करेंगे ये जो आपको दिख रहा है X1, X2, X3, X4, ये क्या है? ये जो हमारे वर्ल्ड के अराउंड इवेंट्स हो रहे हैं, इवेंट्स कोई से भी हो सकते हैं, इंसिडेंट्स हो रहे हैं, मतलब आपके सराउंडिंग्स में क्या हो रहा है। आपके सराउंडिंग्स में कुछ बहुत अच्छा हो रहा है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, या बहुत कुछ खराब हो रहा है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, या कुछ एनिमल से रिलेटेड कुछ नया रूल आया है, कुछ अच्छा हो रहा है, इंसानों से रिलेटेड कुछ भी, जो भी इंफॉर्मेशन है, इवेंट्स हैं, वो सबसे पहले जो कि होता है वो, ये जो ए है ना, ए कौन होता है? बेसिकली हम इसको ए को हम क्लाइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके पास जाता है, इट कुड बी अ पीआर एजेंसी ऑल्सो। अब वो जो सराउंडिंग्स है वो कोई भी हो सकती है, वो कोई कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, आपका कोई इंडस्ट्रीज हो सकती है, जो भी कुछ हो रहा है आसपास हो रहा है, ठीक है। तो वो पहले इनके पास, आप इनको बोल सकते हो कि
मे बी गवर्नमेंट को भी बोल सकते हो आप ए, या पीआर एजेंसीज को बोल सकते हो, जिनके पास इंफॉर्मेशन आ तो गई है, लेकिन अब वो इंफॉर्मेशन जो की है वो ऑडियंस के लिए बनाना चाहते हैं, जो कि ऑडियंस कौन है आपकी बी। ऑडियंस को वो देना चाहते हैं वो न्यूज, ऑडियंस के लिए न्यूज बनाई जाती है, लेकिन ए सेलेक्ट करता है पहले तो बाहर से, उसने सेलेक्ट किया कि हमें कौन सी न्यूज देनी है, कौन सा इवेंट इंपॉर्टेंट है जो कि हमें देना चाहिए। सो वी कैन से ए इज लाइक अ प्रेस न्यूज एजेंसीज, सॉरी प्रेस रिलीज जैसे होते हैं, जो कि पीआर एजेंसीज होती है। ठीक है, उसने उसने जो न्यूज देनी है वो देता है, किसको देता है, न्यूज एजेंसी को देता है। अब ये जो न्यूज एजेंसीज हैं या इसमें जो एडिटर्स हैं वो एज अ गेट कीपर काम करते हैं। गेट कीपर मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू गो टू सम बिग सेलिब्रिटी हाउस, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुंबई में बात करें, मुंबई में आप अमिताभ बच्चन के घर जाना चाहते हैं, ठीक है, तो वहां पे एक सिक्योरिटी गार्ड होगा। ऑफ कोर्स अगर आप जानते होंगे अमिताभ बच्चन को तो वो सिक्योरिटी गार्ड आपको, वो जो गेट कीपर है वो आपको अंदर एंट्री दे देगा। लेकिन अगर आप नहीं जानते होंगे और उसको लगेगा कि समथिंग फिशी इज देयर, तो वो आपको नहीं जाने देगा। तो वो एक्चुअल में क्या कर रहा है, जो उसके लिए इंपॉर्टेंट पर्सन है उस सेलिब्रिटी के लिए, वो सिर्फ उसी को अंदर जाने दे रहा है और बाकी जो नहीं है वो उसको डिस्कार्ड कर दे रहा है। तो बेसिकली जो गेट कीपर होता है हम उन्हें एडिटर भी बोल सकते हैं। और मैं अगर सही मायने में आज के टाइम पे बताऊं तो एडिटर्स जो कि हैं उनको न्यूज वही सही लगती है जो कि मे बी गवर्नमेंट ओरिएंटेड हो, जहां से उनको पैसे मिल रहे हैं, जो भी न्यूज ओनर है ना, वो जिसके भी पक्ष में है, तो वो ही न्यूज लेना मेनली पसंद करता है और वही न्यूज को वो पास करता है, किसको, डी को, दैट इज ऑडियंस को। ठीक है, तो हमेशा गेट कीपर्स जो कि होते हैं वो फिल्टर तो करते हैं न्यूज को, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, वो जो फिल्ट्रेशन होती है वो एक्चुअल में किसी के बेनिफिट के लिए होती है, नॉट ऑफ ऑडियंस बेनिफिट्स, बट वो मे बी कुछ दिखाना चाह रहा है। ठीक है, तो एडिटर्स का ये भी काम होता है कि जो सही न्यूज है सिर्फ उसी को लाए, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज को, या जो सिलेक्टिव न्यूज है, जो ढंग की न्यूज है, जो ऑडियंस के फेवर में। बट ऐसा हमेशा नहीं होता है। ठीक है, इट इज लाइक वो कौन सी लेना चाहता है। मान लीजिए किसी, आजकल ऐसा भी होता है कि किसी पीआर एजेंसी अगर न्यूज एजेंसी को पैसा दे रही है, ठीक है, तो दे विल सेलेक्ट, दिस इज द रियलिटी विच आई एम टेलिंग यू राइट नाउ, यू डोंट हैव टू मेंशन इट इन एग्जाम, बट मैं आपको एक रियलिटी बता रही हूँ कि आज के टाइम पे ऐसा भी होता है कि जो न्यूज एजेंसीज के मेनली लोग होते हैं, दे टेक मनी फॉर टू प्रिंट द न्यूज ऑफ सम पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और पर्टिकुलर न्यूज। तो आजकल जो प्रेस रिलीज की जो न्यूज होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम पेड होती है। ठीक है, तो वो ऑडियंस तक जाती है। और इसमें क्या होता है, वी कैन टॉक अबाउट द फीडबैक, फीडबैक लूप होता है। तो फीडबैक जो कि ऑडियंस किसको दे सकती है, वो न्यूज एजेंसीज को भी दे सकती है, प्रेस एजेंसीज को भी दे सकती है। सो दिस इज द नट शेल। वैसली एंड मैकलीन मॉडल कहता है, मैंने क्या बताया आपको, कि कहीं से न्यूज सोर्स आई, ठीक है, बहुत सारे सराउंडिंग्स में इंफॉर्मेशन होती है, दीज X1 X2 X3, हम इसको एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, इवेंट्स, इंसिडेंट्स, सराउंडिंग्स, एनवायरमेंट में इंफॉर्मेशन है। ए जो कि है दैट इज मेनली क्लाइंटल, और मे बी जो मेन पर्सन है जो न्यूज दे रहा है, किसको, न्यूज एजेंसीज को दे रहा है। और न्यूज एजेंसीज फिर वापस से सिलेक्ट करती है, सिलेक्टिवली गेट कीपिंग का काम करती है फॉर ऑडियंस। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेस्ली एंड मैकलीन मॉडल के सबसे मेन चीज क्या है, इसमें किस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करती है, तो यू कैन से इट्स अबाउट द गेट, इट फोकस अबाउट द गेट कीपर्स। ठीक है, कि न्यूज, हमारी एक थियरी है एजेंडा सेटिंग थियरी, वो भी समहाउ इससे मिलती जुलती है। ठीक है, इस मॉडल से मिलती जुलती है। तो इट इज समथिंग लाइक दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट इन नटशेल वेस्ली एंड मैकलीन मॉडल। एंड इसको डिटेल में अगर आप जानना चाहते हो तो जस्ट सी, इट्स आई थिंक इट इज हार्डली 6 मिनट्स वीडियो, 6 मिनट लॉन्ग वीडियो, आप वो देख सकते हैं। चलिए, अब हम आ जाते हैं न्यूकॉम मॉडल के ऊपर कि व्हाट इज न्यूकॉम मॉडल। इट इज वेरी अगेन इंपॉर्टेंट मॉडल, एसेंशियल मॉडल। काफी मॉडल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अब ये हम मॉडल में आ जाते हैं जो आया था आपका 1953 में, दैट इज न्यूकॉम, थियोडर न्यूकॉम मॉडल। ओके, इसको हम एबीएक्स मॉडल भी बोलते हैं। ठीक है, न्यूकॉम मॉडल को हम एबीएक्स मॉडल भी बोलते हैं। इसमें जो मेन चीजें हैं वो है, जो है ये फोकस करता है बैलेंस इन कम्युनिकेशन, बैलेंस होना चाहिए एक तरीके से। व्हाट वी कैन से इज, न्यूकॉम मॉडल को हम एबीएक्स मॉडल भी बोलते हैं। इट इज इन अ ट्रायंगल फॉर्म, लाइक समथिंग लाइक दिस।
दिस इज ए बी एक्स। तो ए बी एक्स मॉडल बहुत सिंपल है, इसने बहुत ही डिफरेंट तरीके की बात करी थी। यूजुअली अभी तक जितने भी हमने मॉडल्स पढ़े उसके अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन में एक सेंडर होता था, रिसीवर होता था, फीडबैक भी होता था, ठीक है। लेकिन इसने क्या बात करी, थियोडोर न्यूकॉम्ब ने बोला कि ये जो कि है एक तरीके से फोकस करता है सोशल रिलेशनशिप में, टॉक्स अबाउट बैलेंस इन कम्युनिकेशन। नाउ बेसिकली इसमें ए बी क्या है, ए सेंडर है, बी आपका रिसीवर है, और एक्स क्या है, एक्स कोई भी टॉपिक है जिसपे ए और बी बात कर रहे हैं आपस में, ठीक है। तो बेसिकली जो ए बी है कभी ए सेंडर बन जाता है या बी सेंडर बन जाता है, या फिर ए रिसीवर बन सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही सेंडर है एक ही रिसीवर है, दोनों ही आपस में बात कर रहे हैं। यूजुअली ये इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि एज अ स्टूडेंट मैं आपकी क्लासेस जो की है वो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग लूंगी, सपोज कीजिए 6:30 इन द मॉर्निंग, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स जो कि हैं वो भी अपनी बात रख रहे हैं, वो कह रहे हैं बिकॉज it is too early, so let's make it at 7:30 in the morning, but I do have my own problems, so हम आपस में बातचीत करके किसी एक टॉपिक पे, दैट इज एक्स, ये टॉपिक है कि टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए, वी डिसाइडेड कि चलिए लेट्स मेक इट एट अराउंड 7:15 इन द मॉर्निंग, सो दैट आप क्या सो दैट ना आपको प्रॉब्लम हो ना मुझको प्रॉब्लम हो। सो दैट इज व्हाट बेसिकली योर न्यू कॉम मॉडल सेज कि इस मॉडल में दोनों ही वे से प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है। एक तरफ से अगर सेंडर कुछ बोल रहा है तो बी जो रिसीवर है वो सिर्फ फीडबैक नहीं दे रहा है, वो अपना ओपिनियन भी दे रहा है, और दोनों ही सेंडर रिसीवर बन सकते हैं। अभी तक जितने भी हमने मॉडल्स पढ़े उसमें ये बात नहीं थी, राइट। इसमें ऐसा होता है, एंड इट इज ऑफ कोर्स अ टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस, इट इज नॉट अ लीनियर वे प्रोसेस कम्युनिकेशन। सो ये मॉडल क्लियर है। ये कब आया था, 1953 में आया था, और ये आया था थियोडोर न्यूकॉम्ब द्वारा। एंड ये किन चीजों पे फोकस करता है, सोशल रिलेशनशिप पे, और हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम पे करता है कि दोनों ही सेंडर रिसीवर इक्वल प्लेटफॉर्म पे हैं जो किसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। टॉपिक कुड बी रिलेटेड टू पॉलिसीज, इवेंट्स, इंसिडेंट, एनीथिंग। क्लियर। तो यहाँ पे हमारे सारे मॉडल्स एंड कम्युनिकेशन ऑफ मॉडल्स खत्म होते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई मॉडल छूट गया है या नहीं बताया गया है फर्स्ट यूनिट के अकॉर्डिंग, तो प्लीज लेट मी नो। अभी मैं आपको एक टास्क देती हूँ, जो कि आपने क्या करना है कि जितने भी मॉडल्स मैंने पढ़ाए हैं उसका उनके नेम्स आपने लिखने हैं, किसमें लिखने हैं, कमेंट सेक्शन में, जितने भी याद करने हैं उनके ईयर, और बिना देखे, ठीक है, एक बार आप रिवाइज कर लीजिए, आप फिर से 1x या 2x की स्पीड में आप देख सकते हैं ईयर, नेम जो वो मॉडल लाए हैं, और उसका एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद हो। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ वेस्ली एंड मैकलीन मॉडल के, तो उसमें गेट कीपिंग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो आपको जो अभी रैंडमली कॉन्सेप्ट याद हुआ है, नेम, ईयर और इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे मैंने आपको बताया वेस्ली एंड मैकलीन मॉडल का गेट कीपिंग आप ला सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी वन वन वर्ड में जो भी आपको याद हुआ है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखते जाएं। जो आप लिखेंगे तो उससे आपका एक रिवीजन, एक रिकैप्चुलेशन हो जाएगा सारे मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन का। जो कुछ भी याद आता है आपको मॉडल से रिलेटेड, मॉडल का नाम, ईयर, वो क्या है, मीन्स लाइक जरूरी नहीं है उसे पैराग्राफ में लिखे, सिर्फ पॉइंटर्स में लिखे। सो दिस विल हेल्प यू टू गेट टू रिवाइज एवरीथिंग, ठीक है। और आपको डिफरेंशिएशन भी समझ में आ जाएगा मॉडल्स